हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फोर मार्क्स वाले क्वेश्चंस की। अगर आप टू मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी पढ़ते हो तो उसको भी अकॉर्डिंग टू 6 मार्क्स पढ़ लेना, ताकि आप 4 मार्क्स वाले भी और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी इजीली अटेम्प्ट कर सको, क्योंकि टॉपिक सेम होते हैं, बस क्वेश्चन का वेटेज उनकी क्वांटिटी चेंज की जाती है और पूछने का तरीका बदलता है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ध्यान से पढ़ें 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो जो हमारा अभी क्वेश्चन हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय द इंडिया अंडर द जवाहरलाल नेहरू इन मेंटेनिंग एफ्रो एशियन यूनिटी। यहाँ पे एफ्रो एशियन यूनिटी की बात की गई है। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे हैं, ड्यू टू इंडिया साइज लोकेशन एंड पावर पोटेंशियल, नेहरू ड्रीम्ड ऑफ मेजर रोल फॉर इंडिया वर्ल्ड अफेयर्स स्पेशली इन द एशिया। अंडर नेहरूज लीडरशिप इंडिया मेड कॉन्टैक्ट विद द अदर न्यूली emerged independent nations of Asia and Africa. During the 1940s and 1950s, Nehru advocated with the great enthusiasm to support the ASEAN unit. Under his leadership, India hosted the Asian Relations Conference in March 1947, 5 months before India's independence. India even made efforts to support the liberation movement of Indonesia to free it from the clutches of the Dutch colonial rule by convening an international conference in 1949. Afro-Asian meeting held in the Indonesian city of Bandung in 1955. कब हुई थी? 1955 में। यही बैंडिंग कॉन्फ्रेंस था, commonly known as the Bandung Conference, was a watershed in India's engagement with the newly liberal nations of the Asia and Africa. ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय द इंडिया अंडर द जवाहरलाल नेहरू इन मेंटेनिंग एफ्रो एशियन यूनिटी। बट स्पेशली ये जो 1955 में जो बैंडंग कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये क्वेश्चन भी 1 2 4 मार्क्स में कहीं पे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से पढ़ें। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रीजनल डिमांड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया एग्जाम्प्लीफाई द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी विद डाइवर्सिटी। डू यू अग्री? सपोर्ट योर आंसर विद द अप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट्स. India is a big country where different parts have different culture and language. It is the diversity of India. Different demands are to be addressed in a democratic way, and union government accommodates all such demands. It reflects the unity in diversity, as people of different religion accept the union government to fulfill their demands. ठीक है, so this is done. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे इसमें चॉइस दे रखा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ऑल दो इंडिया हैज़ मेंटेन्ड गुड रिलेशंस विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, येट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशंस आर स्टिल बिटवीन इंडिया एंड रशिया। एक्सप्लेन द रीजंस विद द सुटेबल आर्गूमेंट्स। बिल्कुल करंट एग्जाम्पल अभी जो है, आज तक भी जो है रशिया और इंडिया के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्या है? हम डिस्कस कर रहे हैं ऑल दो इंडिया। ये हमने क्वेश्चन कर लिया क्या? डिस्कस रीजनल डिमांड्स फ्रॉम, चलो ऑल दो इंडिया वाला ही कर लेते हैं पहले। ऑल दो इंडिया हैज़ मेंटेन्ड गुड रिलेशंस विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, येट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशंस आर स्टिल बिटवीन India and Russia. Explain the reasons with the examples. So Indo-Russian relation is an important segment of India's foreign policy, and the relations between these two countries are embedded in a history of trust and common interest. Both countries share a vision of a multipolar world. From this relationship, India gets benefits on the issues like Kashmir, energy supplies, sharing information on the international terrorism, access to the Central Asia, and balancing its relation with China. On the other hand, Russia stands to benefit from this relationship because India is the second largest arms market for the Russia, and the Indian military gets most of its hardware from the Russia. Russia is vital for India as it has repeatedly come to the assistance of India during its oil crisis. India is trying to increase its energy imports from Russia and the Republic of Kazakhstan and Turkmenistan. Russia supports India's nuclear energy plants and assisted India's space industry. For example, Russia has provided the cryogenic rocket when India needed it. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो ये है कि हाईलाइट एनी टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर्स ईच ऑफ द सोवियत सिस्टम। तो जो पॉजिटिव फीचर्स है ना सोवियत सिस्टम के,
तो ये क्या है, पॉजिटिव फीचर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम, a minimum standard of living for all the citizens was ensured by the Soviet state and subsidized basic necessities including health, education, childcare and other welfare schemes. State ownership was given more importance. Land and productive assets were owned and controlled by the Soviet state. Now let's talk about the negative features of the Soviet system. So the Soviet system was very bureaucratized and authoritarian in the nature. Authoritarianism meant the absence of the democracy and freedom of speech, which angered the people. The Soviet economy witnessed economic stagnation. State treasury had spent a huge fortune on the building and maintaining nuclear arsenals and in developing its satellite states in the East Europe and within the Soviet system. It turned into a large economic burden and the facilities to the people were reduced. ठीक है, so this question is done. उसके बाद next question जो है वो क्या है? So the next question is यहाँ पे ये है कि इसमें भी इंटरनल चॉइस दे रखी है. एनालाइज एनी टू कॉजेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन के दो कॉजेज क्या हैं? ग्लोबलाइजेशन मीन्स द फ्लोज ऑफ आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज एंड पीपल अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट. इट हैज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशंस एंड दीज मस्ट बी एडिक्वेटली डिस्टिंग्विश्ड. ग्लोबलाइजेशन इज कॉज्ड बाय न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बोथ communication and transport. It facilitates the easy flow of ideas, commodities and people from one country to the other country. Interconnectedness. Nowadays the happenings in one part of the world are not limited to that part only but affects the people of the other countries also. Interconnectedness enhances the globalization. ठीक है, डन. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में जो इंटरनल चॉइस के बाद था वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम. इसमें जो है वो क्या पूछा गया है कि welfare state is getting replaced by the market. Analyze the reason for this change. Globalization results in erosion of the state capacity, that is the ability of government to do what they do. The old welfare state is now giving way to a more minimalist state that performs certain core functions such as the maintenance of the law and order and the security of its citizens. It is the market that becomes prime determinant of the economical and social priorities. The entry and the increased role of the multinational companies all over the world lead to a reduction in the capacity of the government to take the decisions on their own. ठीक है, डन. उसके बाद और भी क्वेश्चन है इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सप्लेन कीजिए 4 आउटकम्स ऑफ द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1977. तो इन मार्च 1977 इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस लॉस्ट इलेक्शंस विद द विनिंग 154 स्टेट्स. एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है जनता पार्टी एंड इट्स अलाइज वोन 330 सीट्स आउट ऑफ 542 सीट्स. नेक्स्ट जो है वो है कांग्रेस लॉस्ट फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ऑफ द बिहार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली एंड मध्य प्रदेश. नेक्स्ट है जनता पार्टी वॉज फॉर्म्ड द गवर्नमेंट. नेक्स्ट है अपोजिशन पार्टी रियलाइज द यूज ऑफ नोट टू डिवाइड द वोट्स टू एंजॉय द पावर. ओके, डन. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ये यहाँ पे हमने 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं. अब हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो क्या बोलते हैं? सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स वाले बोलते हैं वो है कि व्हाट वर द अर्ली इनिशिएटिव्स टेकन बाय द प्लानिंग कमीशन नाउ नीति आयोग. यहाँ पे ये जो नीति आयोग है, जो प्लानिंग कमीशन है, इसने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए थे स्टार्टिंग में डेवलपमेंट के लिए? So first 5-year plan, the first 5-year plan emphasized on the agricultural sector, dams and irrigation facilities. It also focused to increase the literacy rate. It focused on the saving and therefore the per capita income was increased. Then second 5-year plan, an Indian government plan focused on rapid industrialization, particularly in heavy and basic industries based on the Nehru-Mahalanobis model. ठीक है, उसके बाद जो next question है वो क्या है? Explain the process. यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सप्लेन दी प्रोसेस ऑफ द डेमोक्रेटाइजेशन इन द मालदीव्स. जो डेमोक्रेटाइजेशन है ना मालदीव्स में वो क्या है? द मालदीव्स एन आइलैंड nation was a sultanate till 1968. It was transformed into a republic with the presidential form of government. In June 2005, the Parliament of Maldives voted unanimously for a multi-party system. And जो ये था ना MDP dominates the political affairs of the island and democracy strengthened in the Maldives after the 2005 elections when some opposition parties were legalized. Done. तो यहाँ भी 2 मार्क्स के हिसाब से इक्वेशन के आंसर देने हैं थोड़े थोड़े. ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब 2 forms of cooperative security as per its traditional notion.
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसआर्मामेंट, इट बाउंड स्टेट्स टू गिव अप सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन्स टू अवॉइड द मास डिस्ट्रक्शन सच एज केमिकल वेपन्स. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, cooperative security accepts confidence building as means of avoiding violence. It is the process designed to ensure that rivals do not go to war through the misunderstanding or misperception. Next, arms control. It regulates the acquisition or development of weapons. The anti-ballistic missile treaty in 1972 tried to stop United States and Soviet Union from using the ballistic missiles as a defensive shield to launch a nuclear attack. ठीक है, डन. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे कि हमने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया? हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस करा है टू फॉर्म्स ऑफ द कोऑपरेटिव सिक्योरिटी एज पर इट्स ट्रेडिशनल नोशन. अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं कि why was Mandal Commission appointed? Explain the reason. Why was Mandal Commission appointed? Explain the reason. So Mandal Commission was appointed to investigate the extent of educational and social backwardness among the various sections of the Indian states. To recommend ways of the identifying the backward classes and the ways to end this backwardness, Mandal Commission was formed. Simple, done. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वन पार्टी डोमिनेंस एंड वन पार्टी सिस्टम. एक होता है वन पार्टी डोमिनेंस, एक होता है वन पार्टी सिस्टम. सो वन पार्टी डोमिनेंस मीन्स वन party remains politically dominant in a competitive democratic system, while a one party system refers to a system where only one legal political party exists with no competition. एग्जाम्पल हो गया चाइना. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द ग्लोबल पॉवर्टी. ग्लोबल पॉवर्टी का मतलब समझाइए. सो ग्लोबल पॉवर्टी मीन्स द पॉवर्टी स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इट इज लाइकली टू राइज अप टू 9 to 8 billion in upcoming decades. Currently, half of the world population growth occurs in just 6 countries: India, China, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, and Indonesia. Among the world's poorest countries, population is expected to triple in the next 50 years, whereas population is shrinking in many rich countries. High per capita income and low population growth make rich state or rich social groups yet richer, whereas low income and high population growth reinforces each other to make poor states and poor groups get poorer. Globally, this difference contributes to the gap between the northern and southern countries of the world. So I hope you all understand these questions. You can write all these questions in your own language. Thank you so much for watching and stay connected.